हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही आसान, थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने हैं क्लास 11 से, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। तो ये प्रेसिजन और एक्यूरेसी क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कुछ एक दो एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट्स में वैल्यूज़ जो आप प्रेडिक्ट करते हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो प्रिसाइज्ड होनी चाहिए। ये सब जानने के लिए हमें इसका टेक्निकल सेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिजन और एक्यूरेसी क्या होता है। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, लेट मी राइट इट ABC। उनको एक प्रैक्टिकल असाइन किया गया है। मैंने उनको एक सैंपल ऑफ लिक्विड दिया और ये बोला कि आप इसका वॉल्यूम प्रेडिक्ट कीजिए। मुझे पता है कि वो कितना वॉल्यूम है, बट मैंने उन स्टूडेंट्स को बोला कि आप इसका वॉल्यूम प्रेडिक्ट कीजिए। कुछ मेजरिंग फ्लास्क उनको दे दिए हैं। देखो, किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हम जब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करते हैं तो हम उस एक्सपेरिमेंट को लगभग 3 बार करते हैं, कम से कम आई शुड से। जब हम 3 बार करते हैं तो तीनों बार जो हमारा रिजल्ट आता है उसका एवरेज रिपोर्ट करते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक साइंटिफिक टेक्निक है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने की। तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को 3 बार अलग अलग स्टेप्स में मेजर करेंगे। तो उनका रिजल्ट क्या आता है वो मुझे आके एवरेज की फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे। तो एक बच्चा था A, उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब किया, फर्स्ट टाइम उसने जब इसका वॉल्यूम मेजर किया तो उसने इसका वॉल्यूम प्रेडिक्ट किया 5.2 लीटर। सेकेंड टाइम उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उसने इसका वॉल्यूम प्रेडिक्ट किया 4.8 लीटर। थर्ड टाइम उसने एक्सपेरिमेंट किया और इसका वॉल्यूम प्रेडिक्ट किया 5.0 लीटर। और उसने इन सब का एवरेज मुझे रिपोर्ट कर दिया 5 लीटर। हम लोग थोड़ा सोचने लग जाएंगे ये कैसे हो सकता है, वो एक बार 5.2 लीटर गए, अगली बार 4.8 लीटर गए। बट ये होता है, ठीक है। वॉल्यूम मेजर करना हमें लग रहा है आसान सा है, हम फ्लास्क में आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। बट इन रियल अगर मैं देखूं, कोई भी और एक्सपेरिमेंट अगर मुझे करना है तो नॉर्मली मैं फर्स्ट टाइम जो वैल्यू ऑब्जर्व करता हूं, सेकंड टाइम उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर मिलता है मुझे। ये रेयर होता है कि हर बार मेरी वैल्यूज सेम आए। अगर सेम आ रही हैं तो वो अच्छी बात है, बट ये जनरली मैं इन प्रैक्टिस बता रहा हूँ, वो थोड़ा रेयर होता है कि हर बार मेरी वो वैल्यू सेम आए। तो ऐसे ही उस A बच्चे की 3 वैल्यूज़ आई और तीनों का एवरेज उसने आके मुझे रिपोर्ट किया कि सर आपने जो मुझे वॉल्यूम दिया है वो 5 लीटर दिया है। और वो काफ़ी ठीक था, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि मैंने उसको 5 लीटर दिया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका रिजल्ट एक्यूरेट था। एक स्टूडेंट भी है, वो भी सेम उसी एक्सपेरिमेंट को करने में लगा हुआ है। तो वो क्या कहता है, फर्स्ट टाइम बोलता है 7 लीटर वॉल्यूम आया, सेकेंड टाइम वो बोलता है 3 लीटर वॉल्यूम आया, थर्ड टाइम वो मेजर करता है 5 लीटर वॉल्यूम आया। उसने भी मुझे एवरेज आके रिपोर्ट कर दिया कि 5 लीटर है, क्योंकि टेक्निक तो यही है एक्सपेरिमेंट के आंसर को रिपोर्ट करने की, कि आप 3 बार प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद आप उसका एवरेज रिपोर्ट करेंगे। तो मुझे तो ये लगा कि 5 लीटर है, दैट मीन्स यस, रिजल्ट एक्यूरेट है। एक तीसरा स्टूडेंट है C, उसने बोला फर्स्ट टाइम कि भाई मेरा तो 8.35 लीटर आया, दूसरी बार 8.36 लीटर आया, तीसरी बार 8.37 लीटर आया। तो उसने आके मुझे रिपोर्ट कर दिया 8.36 लीटर, जो उसका एवरेज बन रहा था। सो नाउ रिजल्ट तो इनएक्यूरेट है। जब भी आपका रिजल्ट आपके गिवन वैल्यू से बहुत ज़्यादा वेरी करता है तो इसका मतलब वो इनएक्यूरेट है, और अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैच करता है तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आपके एवरेज आंसर में और एक गिवन वैल्यू में, वो आपका एरर होता है। अब जितना ज़्यादा गैप होता जाएगा उतना ज़्यादा एरर होता जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखें तो एरर कुछ नहीं था, यहाँ पे भी देखेंगे एरर कुछ नहीं था, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है, रादर बहुत इनएक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप एक्चुअल जो मैंने वॉल्यूम दिया और उसने जो मुझे रिपोर्ट किया उसमें मुझे लार्ज गैप दिखाई दे रहा है।
तो मुझे लगता है एक्यूरेसी तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ गई है कि जो हमें वॉल्यूम दिया गया है या जो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है, अगर हम एक्सपेरिमेंट में उसी को प्रेडिक्ट कर देते हैं एज इट इज़, तो वो एक्यूरेसी होगा, एक्यूरेट रिजल्ट होगा। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो मतलब थोड़ा बहुत एरर है, और अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रियल वैल्यू से, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एरर है। अब प्रिसीजन क्या है? अब इस स्टूडेंट बी को देखें, इसने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए, उन 3 एक्सपेरिमेंट की 3 वैल्यूज़ में कोई क्लोजनेस नहीं है। एक बार वो बोल देता है 7 लीटर, अगली बार वो बोल देता है 3 लीटर, तो 4 लीटर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे देखिए आप, ए ने जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व की उसमें आपको फ़र्क दिख रहा है, प्लस माइनस 0.2 लीटर का दिख रहा है, 0.4 लीटर का दिख रहा है मैक्सिमम, आप इन दो पे देखें तो। सो डिफरेंस है वैल्यूज़ में, बट स्टिल दे आर क्वाइट क्लोज एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑब्जर्व्ड बाई बी वाले जो बी स्टूडेंट ने जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व की हैं वो में बहुत ज़्यादा गैप है, 2-3 लीटर का गैप आ रहा है, जबकि यहाँ पे मियरली 0.4 लीटर का मैक्सिमम गैप या 0.2 लीटर का सम टाइम आपको गैप ऑब्जर्व हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्लोज है, मतलब इसका रिजल्ट क्वाइट प्रिसाइज्ड है एज कंपेयर टू द रिजल्ट ऑफ बी। वहीं आप सी को देखें आप, तो आप इसकी ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं इसमें आप प्लस माइनस 0.01 का सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं, या इन दो में भी 0.01 का डिफरेंस देख रहे हैं, या इसमें और इसमें देखें तो 0.02 का डिफरेंस देख रहे हैं। मतलब उसने जो उस एक्सपेरिमेंट में वैल्यू ऑब्जर्व की हैं उनमें काफ़ी क्लोजनेस है, मींस उसका रिजल्ट मोर प्रिसाइज्ड है। यही प्रिसीजन होता है। जब आपके सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा रिजल्ट प्रिसाइज्ड है। हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, वो एक अलग मैटर है। एक्यूरेसी को मैं प्रेसिजन से जोड़ नहीं सकता। एक्यूरेसी एक अलग चीज़ है जो आपने देखा तुक्के से भी आ सकती है, इसका तुक्का ही है, अदरवाइज इसको कोई वॉल्यूम कैलकुलेट करना नहीं आता। एक बार एक चीज़ को 7 लीटर बोल रहा है, दूसरी बार उसको 3 लीटर बोल रहा है, सो ये कोई एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक नहीं है, बट बाई चांस उसका रिजल्ट एक्यूरेट है। हम लोग जब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रिसाइज्ड भी होना चाहिए, तभी हम अपने उस रिजल्ट को, उस एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट मानेंगे। हम लोग ये सोच सकते हैं कि सर इसका वॉल्यूम में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों, जबकि ये हर बार क्लोज लेके आ रहा है वैल्यूज़। तो रियली बताऊं तो इसका एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बहुत बढ़िया है, मीन्स ये बहुत प्रॉपरली तरीके से सब कुछ जज कर पा रहा है। मे बी उसके उस इंस्ट्रूमेंट में, उस जो जिससे उसको वॉल्यूम मेजर करना है, उस फ्लास्क में कोई एरर हो या उसकी टेक्निक में कोई एरर हो, बट जो वो फॉलो कर रहा है वो काफ़ी हद तक अच्छे से फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो रिजल्ट्स हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में वो सब एक जैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ सकते हैं कि प्रिसाइज्ड मतलब वेरी क्लोज वैल्यूज़, एंड एक्यूरेट मतलब जो आपको वैल्यू दी गई उसी को आप एग्जैक्टली फाइंड आउट करें। ये सिंपल सा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक फंडा रहता है जो आप इस छोटे से एग्जांपल से आई होप समझ पाए होंगे। हम लोग एक और ऐसा ही छोटा सा टॉपिक यहाँ स्टडी करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं? अब किसी वैल्यू को सोचिए, सपोज मैं ऐसा लिख देता हूँ 14.7582, ये मेरे पास एक वैल्यू है। तो इसमें जो भी डिजिट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, जो भी डिजिट्स आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, उनमें से लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टेन है, एंड इंक्लूडिंग दिस अनसर्टेन डिजिट जितनी भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे 4.5 kg शुगर रिक्वायर्ड है। अब आप उसकी शॉप पे देखें, कुछ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं जिसके ऊपर वो वेट मेजर करेगा। तो सपोज़ कीजिए उस पर कुछ ऐसा वैल्यू आ गया 4.502 kg, क्योंकि मुझे 4.5 kg शुगर रिक्वायर्ड था। तो उस फिजिकल बैलेंस के जो डिस्प्ले पे आप वैल्यू देखेंगे वो 4.502 kg आप एक पर्टिकुलर वैल्यू देखेंगे। इन डिजिट्स में जो ये लास्ट डिजिट होती है ये अनसर्टेन होती है, मतलब कुछ पक्का नहीं होता कि ये 2 ही होगी, ये 3 हो सकती है, ये 1 हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है। 4 kg होगा वो मटेरियल, ये सर्टेन है। 500 ग्राम होगा, ये भी सर्टेन है, ये 0 भी सर्टेन है, बट ये लास्ट अनसर्टेन है। तो जहाँ तक आप अपनी उस वैल्यू के बारे में सर्टेन हैं
वहां तक जितनी डिजिट आए, 3 आई, प्लस में एक और आगे चले जाइए जो अनसर्टेन है, वो उस पर्टिकुलर डिजिट, उस पर्टिकुलर वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सी यहां पे ये टोटल आप 6 डिजिट देख पा रहे हैं। जब मैं आंसर को इस 6 डिजिट में रिपोर्ट कर रहा हूं किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, तो आप ये यकीन मान के चलें कि फर्स्ट 5 डिजिट के बारे में तो मैं सर्टेन हूं कि ये यही वैल्यूज होंगी, बट जो लास्ट डिजिट मैंने उस पर्टिकुलर आंसर पे दिखा रखी है वो डेफिनेटली अनसर्टेन होगी। सो मैं ये कह सकता हूं कि द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर गिवन वैल्यू इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, दैट ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने का कुछ हमें रूल्स डिफाइन किया गया है जो हमें 1 बाय 1 यहाँ समझना है। उससे पहले एक और छोटी सी बात समझे। मैं बोल रहा था कि भाई मैं शुगर लेने गया, 4.502 kg उसने मुझे दे दिया, लास्ट डिजिट अनसर्टेन था। अब इसी एग्जाम्पल को ऐसे देखिए, मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर को जाके बोलता हूँ कि मुझे 1 डजन पेन चाहिए, तो 1 डजन पेन में वो मुझे 12 पेन्स दे देता है। 12 पेन्स में क्या लास्ट डिजिट अनसर्टेन है? नहीं। अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो 12 तो मीन्स लास्ट डिजिट तो 2 ही रहने वाला है, वो 3 या 1 थोड़ी हो जाएगा, वो तो 2 ही रहेगा। सो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें कितना सर्टेनिटी है, कितनी डिजिट्स तक सर्टेनिटी है, मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मैं इसके पीछे कितनी ही जीरोज लगाता चला जाऊं, ये तो 12 ही रहेगा, मतलब वहां कहीं कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर है उसमें इनफाइनाइट, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो आई शुड से कि हाँ वो इनफाइनाइट होंगे। मैं उसमें कुछ मेंशन नहीं कर सकता कि कितनी होंगी, क्योंकि वो तो एक एग्जैक्ट नंबर होता है। किसी भी एक गिवन वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के कुछ आसान से रूल्स हैं। जैसे आप फर्स्ट रूल देखें कि किसी भी गिवन वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब सिग्निफिकेंट हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल 6 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो वो सभी 6 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, जीरोज अगर आ जाती हैं नॉन जीरो के बीच में तो वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। आप दूसरी वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे आप देखें ये 3 नॉन जीरो डिजिट हैं और 1 जीरो, ये बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आई हुई है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी। तो आई विल से कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितनी होंगी? 4। अगला रूल देखिए, मान लीजिए डेसिमल के जस्ट बाद कोई जीरोज आ रही हैं, तो वो सब नॉन सिग्निफिकेंट हैं। मीन्स अगर मुझे ये देखना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आई विल से इट 1, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4। डेसिमल को जस्ट फॉलो करती हुई जो जीरोज आती हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट होती हैं या नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये सभी जीरोज 2 नॉन जीरो के बीच में आई हुई हैं, जैसा कि मैंने इस रूल पे बोला था। तो यहां पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 5। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, मान लीजिए मैंने ये वैल्यू लिख दिया 1.5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 0, जो डेसिमल को फॉलो कर, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, तो हाँ ये सिग्निफिकेंट होगा। मैं और जीरोज लगा देता हूँ तो ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। सो मैं काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ये तो कुछ आसान से रूल थे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के, कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के अंदर किस तरह से मुझे कैलकुलेट करना है, तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उसमें प्रेजेंट हैं। और आप मेरी एक बात को और ध्यान रखना यहाँ पे कि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। हम नॉर्मली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जब वैल्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम वैल्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है, लेट मी राइट इट 10,400। तो इसमें अगर कोई मुझे कहे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मुझे समटाइम बुक्स में दिखता है कि 5 लिखे हुए हैं, बट आई शुड से कि वो इनफाइनाइट्स हैं। लेकिन मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1.04
इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1.040 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1.0400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो मैथमेटिक्स में तो अगर मैं देखूँ तो ये सब एक ही बात है, इसमें तो किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। बट अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूँ तो हाँ, वैल्यूज़ एक जैसी ज़रूर हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे मैं सबसे पहले बोलूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आई विल से कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मतलब क्या मैं किसी एक वैल्यू को मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में डालने वाला हूँ कि भाई कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग पे बता चुका हूँ कि जहाँ तक मैं उन डिजिट्स के बारे में सर्टेन हूँ, उससे एक आगे और जहाँ मैं अनसर्टेनिटी फील करता हूँ, वहाँ तक की डिजिट्स ही मेरे आंसर का पार्ट होनी चाहिए। मैं अलग अलग कैलकुलेशंस पे कैसे इस बात को अप्लाई करते हैं वो सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट आप ये इन शॉर्ट छोटे छोटे रूल्स ध्यान रखें कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हुए किस तरह से हम इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। ये 2 बहुत ही सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं, जो मैं किसी एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर रहा था और अब मुझे उनके आंसर को रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, एडिशन के दौरान मैंने 3 वैल्यूज़ को ऐड किया है और इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब मुझे इस आंसर को रिपोर्ट करना है साइंटिफिक वे में कि क्या मेरा आंसर आया इन तीनों के सम का। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि ये जो 3 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इन 3 वैल्यूज में कौन सी वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू है, लीस्ट प्रिसाइज, जो सबसे कम प्रिसाइज्ड रही हो। तो आप देखें जो ये वैल्यू है, इसमें अगर कहीं गड़बड़ हो सकता है इस लास्ट डिजिट पे, तो मुझे ये कहना चाहिए कि ये कुछ लगभग इतना गड़बड़ हो सकता है। जबकि यहां पे अगर मुझे अनसर्टेनिटी देखूं तो वो मुझे इतनी अनसर्टेनिटी नजर आती है, और वहीं लास्ट वाले में देखूं तो मुझे प्लस माइनस 0.1 का डिफरेंस अनसर्टेनिटी की फॉर्म में नजर आता है, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं मेरे पास और लास्ट डिजिट सभी की अनसर्टेन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है, थर्ड वाली वैल्यू, ये लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू होगी। इसमें अनसर्टेनिटी मेरे एग्जैक्ट रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा रहेगी, उसमें एक्यूरेसी में बहुत गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि प्लस माइनस 0.1 का गड़बड़ होने वाला है। ये कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर के पास कुछ मटेरियल लेने गया, उसने वेइंग बैलेंस पे मेजर किया, वेट आया 1.3 kg। तो आप देखिए लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 3, 1.3, मतलब ये 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मतलब 100 ग्राम का चूना आपको भी लग सकता है और उसको भी लग सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली डिजिट अनसर्टेन है, यानी कि सिर्फ 10 ग्राम का डिफरेंस आने वाला है, और अगर वो ये रिपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, मीन्स 0.001 ग्राम का गड़बड़ होने वाला है, सिर्फ 1 ग्राम का गड़बड़ होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि ये वाली वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड है, जबकि ये वाली वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज्ड है। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ में लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे थे, ये वाली वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू है। फिर आप देखें कि उस लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर होगा 17.2। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब फिर आगे देखिए, आप किसको ड्रॉप करने वाले हैं, 8 को। अब आता है राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट। मुझे लगता है सबको पता है, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में यूज़ होता था राउंडिंग ऑफ। हमें कुछ ऐसा बोला जाता है कि अगर वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो आप 1 बढ़ा दीजिए, और 5 या उससे लेस है तो 1 कम कर दीजिए, और सॉरी एज इट इज़ रख दीजिए। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा देखिए आप क्या है। जिसको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ वो क्या है, मोर देन 5। तो मोर देन 5 है तो फिर मैं 17.2 रिपोर्ट नहीं करूँगा इसको राउंड ऑफ करने पे 8 को, क्योंकि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा 17.3। क्या होता अगर ये 4 होता, सपोज करो, यहाँ मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर लूँगा, छोड़ो उसको नहीं देखता मैं। क्या होता अगर ये 4 होता और मुझे 3 डिजिट्स में रिपोर्ट करना होता, तो फिर मैं इसको एज इट इज़ 2 ही रहने देता, फिर मुझे इसको 1 बढ़ाने का कोई आवश्यकता नहीं थी। बट अभी क्योंकि वो मेरे पास यहाँ 8 था, तो मुझे आंसर पे 3 करना पड़ा। ये तो हुआ 1 पॉइंट।
क्या हो अगर ये एग्जैक्टली 5 हो, सपोज ये होता 17.25, सपोज ये होता, और मुझे ये करना होता कि मुझे 3 डिजिट्स के अंदर आंसर को रिपोर्ट करना है या डेसिमल के बाद 1 डिजिट में आंसर को रिपोर्ट करना है, तो मैं क्या करता, मुझे 5 ड्रॉप करना था। देखो 5 से ज़्यादा था तो क्लियर था मैं एक बढ़ा दूंगा, 5 से कम था तो भी क्लियर था मैं एज इट इज मेंटेन कर लूंगा, बट एग्जैक्ट 5 है तो क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को ध्यान से फोकस करूंगा। क्या ये इवन वैल्यू है? यस, तो मैं इसका आंसर 17.2 ही रिपोर्ट कर दूंगा। सपोज यहाँ देखें आप 17.35 था और मुझे फिर दोबारा से वही बोला गया कि 3 डिजिट्स में या डेसिमल के बाद 1 डिजिट में आंसर को रिपोर्ट करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसको ड्रॉप करना है मुझे, ये वाला वैल्यू ओड वैल्यू है, तो मैं इसमें एक इंक्रीज करके अपने आंसर को रिपोर्ट कर दूंगा। ये नई बात है जो शायद मुझे लगता है 10th क्लास में मैथमेटिक्स में नहीं बताई जाती है, एग्जैक्ट 5 पे क्या करना है, अदरवाइज आप सबको पता होता है कि राउंड ऑफ में क्या करना है। ये सब्ट्रैक्शन में देखिए सेम वही बात करने वाला हूँ। ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू है, वही पुराना कॉन्सेप्ट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, आपके आंसर पे भी 2 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो 14.53 ये लीजिए। 6 को मुझे ड्रॉप करना था, तो 6 जो है वो एक मोर देन 5 वैल्यू है, तो इसके अंदर एक इंक्रीज कर दूंगा 14.53, वो मेरे पास आंसर होगा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे आप इन रूल्स को कुछ ऐसे अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक बार हम फिर देखते हैं। ये 2 मल्टीप्लिकेशन के केस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रादर मिक्स्ड हैं इसमें, तो उस केस को देखें आप। ये 2 डिजिट्स थी मेरे पास, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे आंसर को रिपोर्ट करना है, ये मेरे पास आंसर आया पड़ा उसका। तो मैं दोनों वैल्यूज़ में देखूंगा कि कौन सी वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज्ड है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज्ड है। तो अब देखिए लीस्ट प्रिसाइज में टोटल कितने डिजिट हैं, वहाँ पीछे कुछ और था, वहाँ ऐसा था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, अब बोल रहा हूँ टोटल कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू में टोटल 3 डिजिट हैं, तो आपके आंसर में भी 3 डिजिट होने चाहिए। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 15.8। थोड़ा सा फर्क है बट ध्यान से सुनिएगा। इधर आइए, डिवीजन में भी ऐसा ही करना है। लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखिए दोनों में, जिसको भी आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू में, आपके आंसर पे भी उतनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। यहाँ देखें आप, ये एक लंबा चौड़ा थोड़ा कैलकुलेशन था, मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। तो देखो इसके बारे में तो कुछ बोलो मत, ये तो एग्जैक्ट नंबर है, इसको तो छोड़ दो, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड है। बाकी 3 वैल्यूज़ पे देखो कि कौन सी लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज्ड है, ±0.01 का पंगा हो सकता है, ये बहुत प्रिसाइज्ड है उसके कंपैरिजन में। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो जब आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिपोर्ट करना चाहेंगे तो 0.76, ये 9 ड्रॉप करना है मुझे, तो 0.77 ये मेरा आंसर हो जाएगा, राउंड ऑफ करके ये रिजल्ट। एक और टेक्निक भी होती है जो हालांकि कम यूज़ की जा रही है, बट वो कुछ फैशन में है। लाइक उसमें क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी देख लेते हैं कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर में मुझे आंसर रिपोर्ट करना है, तो मुझे पता चल गया था कि हाँ मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर रिपोर्ट करना है। तो मैं सभी वैल्यूज़ को उससे एक एक्स्ट्रा यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके चला जाता हूँ। लाइक इसको मैं लिख दूंगा 43.0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। इसको मैं लिख दूंगा 0.0244, इसको मैं लिख दूंगा 0.340, मतलब सबको 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, और फिर ये सारा का सारा कैलकुलेशन करूंगा, एक आंसर आएगा और फिर उसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स पे रिपोर्ट कर दूंगा, तो वो मेरा आंसर बन जाएगा। अभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैं सीधा यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। समटाइम स्टेप बाय स्टेप भी किया जाता है, पहले इसको हटाया जाता है, ये मोर देन 5 है, एक इंक्रीज़ कर दो, फिर मोर देन 5 है, एक इंक्रीज़ कर दो, एज इट इज़ छोड़ दो। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी इस पर्टिकुलर डेसिमल तक पहुँचा जाता है। बट ये सब कुछ 2 या 3 अलग अलग मैं कह सकता हूँ फैशन है इस तरह से राउंड ऑफ करने के। आप किसी भी एक को फॉलो कर लीजिए, मुझे लगता है ये जो मैंने बताया है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमें फिज़िक्स में भी ये समझाया जाता है कि इस तरह से राउंड ऑफ करना है या सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है। मोस्ट ऑफ द तो चीज़ें सेम ही होती हैं, बट अगर एक आध कुछ डिफरेंस मिले तो आप ये समझ लीजिए कि हर ब्रांच का कुछ अलग अलग कन्वेंशन होता है, जिसकी वजह से अलग अलग हमें कुछ ट्रिक्स रूल्स फॉलो करने पड़ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसकी वर्थ है
अगर मैं पूरी केमिस्ट्री पे जाके 11th-12th के अंदर स्पेशली देखूं तो। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि सिलेबस का पार्ट है इंट्रोडक्टरी, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन में रिजल्ट्स को कैसे पता करना है, तो आप थ्योरेटिकली इस सब को पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए, जस्ट एक बार रीड करें, थोड़े बहुत रूल को रिकॉल करें। 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, स्पेशली क्लास 11 के लिए, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। हम लोग नेक्स्ट एक और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं है उसकी भी, बट स्टिल हम लोग करेंगे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस के नाम से एक टॉपिक है, जहां हम कॉम्बिनेशंस के लॉज पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। गुड बाय।